ठीक है, ओके, स्टार्टिंग द क्लास फॉर टुडे। देखो आज हम सेकेंड ईयर में फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उस पर डिस्कस करने वाले हैं, या पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल कर लेते हैं तो सेकेंड ईयर में अच्छी खासी चीज़ें आपको कवर हो जाती हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है ना इट इज़ एक्चुअली द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। कि अगर आप पीरियोडिक टेबल कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथमेटिक्स के अंदर अर्थमेटिक है। अगर मैथ्स में आपको अर्थमेटिक नहीं आएगी, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो उसका मतलब है कि आप कोई भी मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर सकते, ना इंटीग्रेशन, ना डेरिवेटिव, ना कैलकुलस, ना कुछ और। बिल्कुल वैसे ही अगर आपको फिज़िक्स के अंदर, फिज़िक्स में अगर हम आए तो उसमें लॉज ऑफ मोशन है न्यूटन के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं आते तो फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते फिज़िक्स का। बिल्कुल वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर अगर आप पीरियोडिक टेबल नहीं समझते हैं ना तो आप केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। तो आज उसी पर डिस्कस कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल पर। ठीक है, तो ये सामने आपकी बनी हुई पीरियोडिक टेबल, काफ़ी सारी डिस्कशन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया ना बच्चों, दिस इज़ कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस करता है, क्योंकि आपको पता है शुरू के जितने पीरियोडिक टेबल बने वो सारे एटॉमिक मास की बुनियाद पर बने। डोबेरिनर, न्यूलैंड, लोथरमेयर, मेंडलीव, जितने भी शुरू के पीरियोडिक टेबल थे वो सारे एटॉमिक मास पर बने। द ओनली पीरियोडिक टेबल विच इज़ बिल्ड ऑन एटॉमिक मास ऑन एटॉमिक नंबर, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये कंट्रीब्यूशन किस लिए थी? मोज़लेस कंट्रीब्यूशन। हेनरी मोज़ले वॉज द साइंटिस्ट हु एक्चुअली डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज डिज़ाइन। इसी को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल क्या है आप जानते हैं? पीरियोडिक टेबल के अंदर हम 118 एलिमेंट्स को हम अरेंज करके रखते हैं। एंड व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस है जो फर्दर जिसको प्योरीफाई नहीं किया जा सकता। एंड ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। तो जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं बच्चों 118 है टोटल, 118 है, जिनमें से 92 नेचुरल है और 93 के बाद 118 तक आर्टिफिशियल है। नेचुरल एलिमेंट जो लास्ट हमारे पास नेचुरल एलिमेंट है वो यहाँ पर होता है, 92 पर होता है। दिस सिंबल उसका होता है यू, एंड दिस यू फॉर व्हाट? यूरेनियम। यूरेनियम वॉज द लास्ट, इट इज़ द लास्ट नेचुरल एलिमेंट। एंड आफ्टर यूरेनियम 93 से स्टार्ट कर लें और आगे बढ़ जाएँ, सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियल, जिनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो 92 के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स या आर्टिफिशियल एलिमेंट्स या मैन मेड एलिमेंट्स उनको हम कह सकते हैं, जो इंसानों ने बनाए हैं। तो 92 तो नेचर में है, फितरत में है, कुदरत में है, और 92 के बाद आगे 103 तक हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, इंसानों ने बनाए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर पर डिज़ाइन किया गया है। इसको हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर देते हैं, दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, वर्टिकल कॉलम्स में और हॉरिजॉन्टल ड्रॉज में। कुछ हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स है, कुछ हमारे पास हॉरिजॉन्टल ड्रॉज हैं। ठीक है, तो जो वर्टिकल कॉलम्स हमारे पास हैं उनको कहा जाता है ग्रुप्स। वो टोटल 16 है, 16 ग्रुप्स हैं। ठीक है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 इस तरह से वर्टिकल कॉलम्स टोटल 16 है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 16 ग्रुप्स टोटल है। और जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉज होते हैं दे आर नोन एज periods. And how many periods are there in the periodic table? There are 7 periods. First, second, third, fourth, fifth, sixth and 7 period are there. तो periods और groups की सूरत में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स हैं और हॉरिजॉन्टल ड्रॉज पीरियड्स हैं। पीरियड नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल्स। इट टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स, हाउ मेनी शेल्स आर देयर इन द एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट पीरियड का है तो उसमें एक शेल होगा, सेकंड पीरियड का तो 2 शेल होंगे, थर्ड पीरियड का तो 3 शेल होंगे, 4 5 6 7। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि पीरियड नंबर टेल्स नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, तो पीरियड्स टोटल हमारे पास 7 है। पहले पीरियड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पीरियड्स है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सीधा जा रहा है। फर्स्ट पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं? ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर। सेकंड में कितने हैं? 8। थर्ड में कितने हैं? 8। फोर्थ में कितने हैं? 18 एलिमेंट्स। फिफ्थ में कितने हैं? 18 एलिमेंट्स। सिक्स में कितने हैं? 32। वैसे 18 ही दिख रहे होंगे आपको, वैसे तो 18 दिख रहे हैं फिफ्थ में, 5वें में, लेकिन यहाँ लेंथेनम एक एलिमेंट है L, जिसका एटॉमिक नंबर है 57।
57 के बाद 58 नहीं आता, 72 आता है। वजह क्या होती है? क्योंकि 58 के बाद वाले 57 के बाद वाले एलिमेंट्स नीचे हैं, 58, 59 और ये 71 तक जा रहे हैं, देन उसके बाद 72। तो ये वाली जो सीरीज़ होती है ना, इसको कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज़, जो लेंथेनम से चलती है। तो लेंथेनाइड सीरीज इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ 6th पीरियड, ये छठे पीरियड का ही पार्ट है। तो 18 यहाँ पर है और 14 यहाँ पर है। 18 + 14 = 32, 32 एलिमेंट हैं उसके अंदर, 32 एलिमेंट्स इसके अंदर है, ठीक है। तो ये वाले हमारे पास, अच्छा तो ये हमारे पास 32 एलिमेंट्स आपको दिख गए, चूँकि इसमें छठे पीरियड में आपको लेंथेनाइड सीरीज़ मिल जाएगी जिसमें 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आफ्टर दैट अगर हम देखें छठे पीरियड के बाद 7वें पीरियड में आए, तो 7th पीरियड में वी डोंट नो अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स। वाई? बिकॉज इट इज़ कॉल्ड इन आवर, वैसे तो इन आवर कराची बोर्ड, इन द सिंध बोर्ड, चूँकि KU सिंध बोर्ड का पैटर्न फॉलो करती है कराची यूनिवर्सिटी, तो सिंध बोर्ड के अंदर तो ये इनकम्प्लीट पीरियड है, जबकि इट इज़ नॉट इनकम्प्लीट, इट इज़ अ कम्प्लीट पीरियड। बिकॉज प्रोडक्ट टेबल में 118 एलिमेंट हैं जो पूरे हो चुके हैं। 118, दिस इज़ द लास्ट एलिमेंट, 118 एलिमेंट नंबर 118, द सिंबल इज OG एंड द नेम ऑफ एलिमेंट इज ऑग्नेसॉन। ऑग्नेसॉन, OG, इट इज़ द एलिमेंट विच हैज़ द एटॉमिक नंबर 118, ऑग्नेसॉन, OG सिंबल। तो मतलब ये कंप्लीट हो चुका प्रोडक्ट टेबल, जितने एलिमेंट डिस्कवर होने थे वो सब डिस्कवर हो गए, तो अब आगे और एलिमेंट डिस्कवर होने वाले नहीं है। तो उसका मतलब इट इज़ नो मोर इनकम्प्लीट, इट इज़ नो मोर इन इनकम्प्लीट पीरियड rather than it is a complete period, but we have to follow the book. So the book is saying it is incomplete period. तो मैं incomplete इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, लेकिन जब मैं MD-CAT करा रहा होता हूँ तो उसमें मैं incomplete नहीं लिखता हूँ, फिर मैं complete लिखता हूँ, क्योंकि वो फेडरल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी तो हम KU के टेस्ट दे रहे हैं, तो हमें इसको देखना पड़ेगा। तो incomplete period है। और अच्छा अब क्या है कि शेल्स फिल होते हैं ना, अब ये फर्स्ट पीरियड को हम कहेंगे शॉर्टेस्ट पीरियड, 2 एलिमेंट है। सेकंड और थर्ड होता है शॉर्ट पीरियड, 4th और 5th होता है लॉन्ग पीरियड, और छठा पीरियड कैसा होता है? लॉन्गेस्ट, चुके हैं सबसे ज़्यादा एलिमेंट है। और 7वां पीरियड इनकम्प्लीट पीरियड है, चूँकि इसमें कंप्लीट हुआ ही नहीं अब तक है। और मैंने क्या बताया कि पीरियड नंबर टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स। इसमें K शेल फिल होगा, इसमें L, इसमें M, इसमें N, इसमें O, इसमें P और इसमें Q शेल फिल होगा, ठीक है भाई। इसमें एक ही शेल होगा, इसमें 2 शेल, इसमें मैक्सिमम 3, इसमें मैक्सिमम 4 तक, 5 तक, 6 तक और 7। तो 7 तक मैक्सिमम शेल्स होते हैं एटम के अंदर। तो 7वें शेल के बाद फिर ये 118 एलिमेंट्स तक कंप्लीट हो जाते हैं। 8वां शेल नहीं आता एटम के अंदर, फिर मैक्सिमम 7 शेल्स होते हैं एटम के अंदर। समझ में आ गई बच्चों? ग्रुप पीरियड समझ में आ गए सारे, 7 पीरियड। तो जो बातें हैं MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पूछ लेते हैं MCQs के अंदर, कौन सा पीरियड शॉर्टेस्ट है, कौन सा शॉर्ट है, कौन सा लॉन्ग है, कौन सा इनकम्प्लीट है, ये सब पीरियड के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास कुछ हॉरिजॉन्टल ड्रॉज हैं, सॉरी वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स। टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 16, लेकिन कॉलम्स 18 है। ग्रुप 16 है बट कॉलम्स 18 है। वजह क्या है? दिस इज द रीज़न। 8B में 3 कॉलम्स आ जाते हैं, तो टोटल आप कॉलम्स गिनोगे घर बैठ के तो 18 आ जाएंगे, बट ग्रुप 16 है, बिकॉज 8B में 3 है टोटल, 3 कॉलम्स। तो हमें ग्रुप 16 ही लिखना है। अगर ये सवाल है हाउ मैनी वर्टिकल कॉलम्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, हाउ मैनी वर्टिकल कॉलम्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर हम आंसर क्या लगाएंगे? 18। और अगर कहा जाए हाउ मैनी ग्रुप्स आर इन पीरियोडिक टेबल, फिर आंसर लगाएंगे 16। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग MCQs होता है ये। वर्टिकल कॉलम्स बोले तो 18 और ग्रुप्स बोले तो 16, और रीज़न मैंने बता दिया क्यों। तो ये तीनों मिलकर ये पूरा एक ही ग्रुप है 8B, ठीक है। अब ग्रुप्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, A और B। ग्रुप A और B मतलब 8A वाले हैं और 8B वाले हैं। A वाले कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और B वाले कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वाई दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इन अबंडेंस, इन लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट में ना भाई, अगर कहा जाए कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, तो क्या आंसर होगा? हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट इन द यूनिवर्स। 99.8% ऑफ द पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। वाई? बिकॉज दुनिया में सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें क्या है, मैंने आपको बताया था वो GK वाले लेक्चर में,
जब मैं एस्ट्रोनॉमी आपको पढ़ा रहा था तो स्टार्स आर द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट्स, इन गैलेक्सीज आर द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट्स, तो वो बड़ी लाइट ईयर्स में हम बातें कर रहे थे। तो स्टार्स आर द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट और स्टार्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस उसी के अंदर होता है ना, हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं, देन 12 पॉइंट समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीट एनर्जी निकलती है। तो स्टार्स पूरे के पूरे हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं, हर स्टार हाइड्रोजन से बना होता है। एवरी स्टार इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, एवरी स्टार इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है? हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है। क्योंकि हर स्टार के अंदर एक स्पेसिफिक रिएक्शन हर वक्त चल रहा होता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये मिलकर क्या बना रहे होते हैं? हीलियम बना रहे होते हैं। ये रिएक्शन हर वक्त चल रहा होता है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, कोलैप्स जब दो आइटम्स मिलते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉम्ब जिसको हम कहते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब के रिएक्शन में तो यही है ना, दो न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इसमें लिबरेट होती है। तो हर तो जो सूरज की एनर्जी आ ही रही है उसी वजह से आ रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। ऑल द स्टार्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एज वेल। अच्छा, अब बच्चे ये कहते हैं सर हीलियम भी तो मिल सकते हैं। 3 हीलियम अगर आपसे मिल जाए तो एक कार्बन बन जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 2 + 2 + 2 = 6 एंड 6 इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। होता है ऐसा, जब हाइड्रोजन सारा बर्न होकर हीलियम बन जाता है और जब हीलियम सारे कन्वर्ट होकर जब कार्बन बनते हैं ना, तो फिर स्टार की डेथ शुरू हो जाती है। और स्टार क्या होता है? फूल कर बड़ा हो जाता है और वो बन जाता है रेड जाइंट। रेड जाइंट स्टार उसको हम कहते हैं, रेड जाइंट एंड रेड सुपर जाइंट। उसके बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन से वो ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो एंड ऑफ द स्टार होता है। अगर किसी स्टार के कोर में कार्बन की फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई है, उसका मतलब वो अपने डेथ की तरफ जा रहा है, लेकिन वो बहुत बाद में होता है। स्टार की भी अपनी तरीके होता है ना, पहले प्रोटो स्टार होता है, फिर येलो डवार्फ होता है। अभी जो सूरज है वो येलो डवार्फ टाइप का स्टार है। फिर येलो डवार्फ बाद में जाकर बनेगा रेड जाइंट, फिर रेड सुपर जाइंट, फिर उसके बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन होती है। तो वो अलग से कभी टॉपिक जीके में मिला टाइम तो बता दूंगा आपको, ठीक है, स्टेलर रेवोल्यूशन के बारे में। अच्छा, तो हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट अगर कहा जाए तो दिस विल बी हीलियम। यूनिवर्स में सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हीलियम। अच्छा, अगर कहा जाए कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ, नॉट नाइट्रोजन, अर्थ के अंदर, अर्थ में ज़्यादा, अगर सवाल ही आ जाए कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर, तो फिर क्या सवाल होगा? फिर नाइट्रोजन होगा एटमॉस्फेयर, और सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा 21%। और अगर कहा जाए अर्थ में, तो अर्थ ज़मीन की बात कर रहे हो, अर्थ पानी की बात कर रहे हैं, फिर हाइड्रोजन हो जाएगा दोबारा से। अर्थ के अंदर कहा जाए तो, एटमॉस्फेयर में नहीं, अर्थ में, क्योंकि अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या है? वाटर है, पानी है। ज़मीन तो कम है ना, खुश्की कम है, पानी ज़्यादा है, और पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O, तो हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया और सेकंड ऑक्सीजन हो गया। अर्थ क्रस्ट की बात की जाए, अगर अर्थ क्रस्ट मतलब ज़मीन, लैंड जिसमें हम लोग चलते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट हो गया उसमें? सिलिकॉन नहीं, ऑक्सीजन। वाई? SiO2, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया ना। अगर अर्थ क्रस्ट की बात की जाए तो पहला ऑक्सीजन और दूसरा सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में। और अगर ये सवाल आ जाए अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इनसाइड अर्थ क्रस्ट? आयरन नहीं है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। महंगा इस वजह से कि निकालने का प्रोसेस महंगा है। क्या होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर? बट सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है, लेकिन एल्यूमिनियम को निकालने का प्रोसेस महंगा है। जब हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे, सेकेंडरी चैप्टर 4, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स के अबंडेंस आप याद रखें, ये भी MCQs में आस्क किया जा सकता है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है किस जगह पर। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो अभी जितने भी एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं, जितने भी एलिमेंट्स बात किए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, क्या सारे 1A से 8A वाले हैं? इनमें B वाला कोई मिला आपको? हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब में मिला B वाला कोई? नहीं मिला। तो तभी हम कहते हैं कि 1A से 8A वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, वो कौन से हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नुमाइंदा अनासिर है। क्यों? मेजॉरिटी में मौजूद है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होंगे? 1B से 8B वाले, जो यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब ट्रांजिशन एलिमेंट दो जगह पर है, ऊपर जो है ये सारे, इनको क्या कहा जाता है? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स,
और जो नीचे उनको क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इनको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को फिर दो ब्लॉक में तोड़ देते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स आते हैं, 1A और 2A, और पी ब्लॉक में क्या आता है, 3A से लेकर 8A। डी ब्लॉक में आ जाते हैं सारे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक में आ जाते हैं सारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक के अंदर दो सीरीज चलती है, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। ये सब पता है, क्लियर है ये सब बातें? अच्छा, अब एलिमेंट्स हैं। अब हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि 1A से लेकर 8A तक ग्रुप्स हमारे पास हैं। ग्रुप के एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। ग्रुप्स में आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो इसके लिए सिंबल्स याद करने के लिए मैंने निमोनिक्स जो है वो सिंबल के जो निमोनिक टूल है वो यहाँ पर लिख दिया है। जो मेरी क्लास पहले से लेते रहे उनको पता है किस तरह से हम याद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1A से लेकर 8A तक के निमोनिक्स लिख दिए, और यहाँ ट्रांजिशन की तीनों सीरीज़ की निमोनिक लिख दिया पहले से, पिक्चर भी ले लिया तो आपको मिल जाएगा, कैसा मसला नहीं, आप खुद भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं बाद में। तो 1A में ये सारे को याद किस तरह करेंगे, हाली नेकी रब से फरियाद, इस तरह याद करते हैं, ठीक है। तो हाली नेकी रब से फरियाद, ये हो गया 1A ग्रुप। 2A ग्रुप के लिए क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये 2A ग्रुप, वहाँ लिखा हुआ है सब, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। 3A ग्रुप कैसे करेंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैली, बैंगन आलू गाजर इन थैली। 4A ग्रुप, केमिस्ट्री सर गिव संकी प्रॉब्लम, केमिस्ट्री सर गिव संकी प्रॉब्लम। 4A 5A नसीम, ये मेरा नाम, नसीम पास, PS पास, सब बिंदास, ठीक है। तो नसीम पास, सब बिंदास, ठीक है। तो ये हो गया 5A ग्रुप। 6A, और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। 6 से 7A, फिर कल बाहर आई आत्मा, फिर कल बाहर आई आत्मा। 8A ग्रुप, हिना और करीना का एक्सरे, हिना और करीना का एक्सरे, ये याद हो गया सर। इस तरह से बहुत सिंपल है, 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको, सारे याद हो जाएंगे, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट। यस, अलग अलग निमोनिक है, मैंने ये बनाया, हर बंदे अलग बनाते हैं, ठीक है, डिपेंड्स है, आप अपना नया बना सकते हैं। तो मैंने ये निमोनिक बनाया है तो मैंने लिख दिया, तो मैंने ट्रेडमार्क के तौर पे नाम भी डाल दिया अपना, यहाँ नसीम पास सब बिंदास, ये ट्रेडमार्क के कॉपीराइट लग जाए। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को सीरीज़ की सूरत में याद रखते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में 3 सीरीज़ होती है, फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़, 3 सीरीज़ है। इसी फर्स्ट सीरीज़ को हम लोग कहते हैं 3D सीरीज़ भी कहते हैं, 3D जो कि 3D फील होता है इसके अंदर ऑर्बिटल। सेकंड सीरीज़ को हम लोग जो है वो 4D सीरीज़ कहते हैं, और थर्ड सीरीज़ को हम लोग 5D सीरीज़ कहते हैं। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें 3D फील होगा, इसमें 4D, इसमें 5D फील होगा, कर नहीं रहा अभी, वो अलग लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको इस तरह याद रखेंगे, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस कॉपरेट नहीं कॉपर सिंह, क्रूल मतलब जालिम। तो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस कॉपरेट नहीं कॉपर सिंह। सेकंड, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। थर्ड, ला हफ्ता वरना रेहान उसामा इरफान पिटेंगे और मारेंगे, मारेंगे इसलिए चूँकि मरकरी है, HG है, तो मरकरी से याद हो गया मारेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से आपको, बाकी लेंथेनाइट एक्टिनाइट की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट में नहीं पूछते हैं आपसे। तो जितना मैंने बता दी, ये सिंबल्स आप याद रखें, किस तरह सिंबल याद हो सकते हैं ग्रुप के, और फ़ौरन से आपको अंदाज़ा होता है कि ये इस ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। सिंबल्स को याद करने के बाद एलिमेंट्स के नेम भी आपको पता होने चाहिए समहाउ, यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ एलिमेंट्स एज वेल। जैसे H फॉर व्हाट, हाइड्रोजन, Li व्हाट, लिथियम, Na K for potassium, Rb this is rubidium, Cs Fr francium, Be yes this is beryllium। बच्चे बेरिलियम और बोरॉन में कंफ्यूज होता है, तो याद रखना बोरॉन सिर्फ बी है, Be बेरिलियम है। Mg फॉर, Cf फॉर, Sr फॉर, Sr को याद रखें स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम बी है। दिस इज नॉट बेरिलियम, दिस इज बैरियम, दिस इज बेरिलियम, दिस इज बैरियम। आर इज, दिस इज नॉट रेडॉन, दिस इज रेडियम। अभी पहले एलिमेंट्स के नेम बता दो, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे भी आएंगे। बी फॉर बोरॉन, Al फॉर एल्यूमिनियम, Gf फॉर गैलियम, In फॉर इंडियम, ठीक है। तो
इंडियम से याद है, इंडिया की हार पर 5 सेकंड की खामोशी। ठीक है, आप आगे बढ़ो। तो इंडियम रिकॉर्डेड है ताकि सही है, अच्छा लगे। TL फॉर व्हाट? थैलियम। थैलियम, थैली बोल रहे हैं ना इसको, तो थैली से थैलियम याद रख लो। बैंगन आलू गाजर इन थैली, थैली से याद रखो थैलियम। ठीक है, तो जो निमोनिक इसका है, C फॉर कार्बन, SI फॉर सिलिकॉन, G फॉर जर्मेनियम फ्रॉम जर्मनी, SN फॉर स्टैनम, इसका लैटिन है इंग्लिश में। टिन, SN इज टिन, टिन है ये। PB लेड, NP फॉस्फोरस, AS आर्सेनिक, SP एंटीमनी, BI बिस्मिथ, S सल्फर, SE सेलेनियम, TE सब खामोश है, टेलोरियम, PO पोलोनियम, F फ्लोरीन, Cl ये तो पता होगा क्लोरीन, Br I80 यस वेल डन, एस्टाटीन, HE Ne AR HC RN यार, तो 8 है, सारे याद हैं। ऐसा क्यों? जब कहते रहे ये तो बहुत ज़्यादा इसके रिएक्शंस भी नहीं है, रिएक्शंस वगैरह कुछ नहीं करता ये, फिर भी आपको याद है ये, दैट विल बी ग्रेट। चलो अच्छा है, तो याद तो बाकी होने चाहिए था जो रिएक्शंस करते हैं मेरे को इसके। अच्छा, अब आ जाओ ट्रांजिशन में, इसमें बच्चे बड़ा फंसते हैं। ठीक है, SC स्कैंडियम, यस। TI टाइटेनियम, Y नहीं, Y नहीं है, सॉरी, दिस इज B, V इज वेनेडियम, CR क्रोमियम, MN this is manganese, not magnesium, Mg is magnesium and this is manganese, Fe iron, CO Ni, Cu Zn zinc। ठीक है, Y ये ट्रियम, ये बताएं आप, Zr जिरकोनियम, NO सब खामोशी तारी है क्लास में, नेओबियम, MO मॉलबिडिनम, TC टेक्नीशियम, RO रुबिडियम, रुबिडियम इज दिस, RB दिस इज रुबिडियम, रुदेनियम, RH रोहोडियम, PD ये तो पता होगा, पैलेडियम, AG तो पता होगा, सिल्वर, CD कैडमियम, L है तो HF हैफनियम, TA टेंटेलम, W टंगस्टन, RE सब खामोशी हो, रीनियम, OS ऑस्मियम, IR इरिडियम, PT प्लैटिनम, AU गोल्ड, HG सिल्वर, तो सॉरी मर्क्यूरी। तो एलिमेंट्स के नेम्स के साथ, मतलब सिंबल्स के साथ उनके नेम्स भी याद रखें, रिमेंबर द नेम्स एज वेल। ठीक है, तो अब इसके बाद ये कि एलिमेंट्स की एक एक कैरेक्टरिस्टिक देख लें डिफरेंट एलिमेंट्स के हवाले से, एक एक मशहूर बात हर एलिमेंट के बारे में। हाइड्रोजन के बारे में, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हर एलिमेंट के बारे में एक बात। Li लिथियम, एक बात याद रखें, लिथोस से निकला है, लिथोस मतलब होता है स्टोन, पत्थर, पत्थरों से निकलता है ये। लिथोस मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में पत्थर, स्टोन। Na सोडियम, नमक के अंदर मौजूद होता है। K पोटेशियम, क्या याद कर सकते हैं, पोटेशियम भी सॉल्ट के अंदर होता है, KCl वगैरह में होता है, पोटेशियम क्लोराइड वगैरह। RB रुबिडियम, अच्छा रुबिडियम के बारे में कोई खास बात नहीं है। CS सीजियम, सीजियम के बारे में ये याद रख लें कि सीजियम इज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सीजियम की है। कितनी है वो? 0.7, सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। FR फ्रांशियम,
फ्रांशियम इज़ अ लिक्विड मेटल विथ मर्क्यूरी। दो लिक्विड मेटल हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, एक जिसको आप जानते हैं, एक जिसको आप नहीं जानते। जो आप बचपन से जानते हैं वो है मरकरी, जिसको आप हमेशा से बोलते हैं ओनली लिक्विड मेटल, बट रियलिटी ये है कि फ्रांशियम इज़ आल्सो अ लिक्विड मेटल लाइक मर्क्यूरी। तो फ्रांशियम भी एक लिक्विड मेटल है बट लिक्विड स्टेट में, बट रेडियो एक्टिव है। चूँकि पीरियोडिक टेबल में नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, उसमें से रेडियो एक्टिव रेस निकलते हैं, सारे अनस्टेबल हैं। क्योंकि आपको पता है कि लेड यहाँ पर Pb, लेड इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, और लेड के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं। उन सब से अल्फा बीटा गैमा रेज निकलते हैं। तो एलिमेंट नंबर 82, एलिमेंट नंबर 92, दोनों एलिमेंट्स को याद रखें। एलिमेंट नंबर 82 दैट इज़ लेड, लेड के बाद वाले सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव। एलिमेंट नंबर 92 यूरेनियम, यूरेनियम के बाद वाले सारे एलिमेंट आर्टिफिशियल। लेड के बाद वाले सारे रेडियो एक्टिव और यूरेनियम के बाद वाले सारे आर्टिफिशियल, ये याद रखें। तो बच्चे 82 92 में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसका 82 है, इसका 92 है। बच्चे कुछ बच्चे कहते हैं 82 के बाद वाले समझते हैं आर्टिफिशियल है, तो ऐसा नहीं है। 82 से 92 के बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं तो नेचुरल बट रेडियो एक्टिव है, और 92 के बाद वाले भी सारे रेडियो एक्टिव हैं लेकिन आर्टिफिशियल। ठीक है जी। अच्छा, इसमें से पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिविंग साइंटिस्ट के नेम पर, कुछ एलिमेंट साइंटिस्ट के नेम पर इसके अंदर है। मैंने कुछ मेंशन नहीं किया उसके अंदर, बट है। ठीक है, लिविंग साइंटिस्ट, यस, रदरफोर्डियम है, आइंस्टाइन के नाम पे आइंस्टाइनम है, मैडम क्यूरी के नाम पे क्यूरियम है, बोहर के नाम पे बोहरियम है, मेंडेलीव के नाम पे मेंडेलिवियम है, निकोलस कोपरनिकस के नाम पर कोपरनेशियम है। ये सब ये इनमें आते हैं जो मैंने छोड़े हैं, मैं ब्लैंक्स याद नहीं रखना है, बट ऐसे मैं बता रहा हूँ कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स साइंटिस्ट लोगों के नाम पर भी हैं। फिलहाल यहाँ पर तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है साइंटिस्ट के नाम पर, बट वो सारे उसमें जो कि नीचे मेंशन नहीं किए गए। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, एक वाहिद एलिमेंट है जो लिविंग साइंटिस्ट के नेम पर है, जिंदा साइंटिस्ट के नाम पर है, पता है किसी को वो कौन सा एलिमेंट है? वो है Sg। Sg होता है हमारे पास सी बॉर्गियम। मुझे एटॉमिक नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इसी में कहीं पे होगा, घर पे सर्च कर लेना। सी बॉर्गियम, सी बॉर्गियम इज़ द ओनली एलिमेंट विच इज़ नेम्ड आफ्टर अ लिविंग साइंटिस्ट। अब तक जिंदा है, हयात है, और उनका नाम पीरियोडिक टेबल में है सी बॉर्गियम। ठीक है, तो डैनियल सी बॉर्गियन का पूरा नाम था। क्या कंट्रीब्यूशन थी साइंस में? मोस्ट ऑफ द ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड बाय डैनियल सी बॉर्ग। 92 के बाद वाले जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं ना, मैन मेड, इनमें से काफ़ी सारे एलिमेंट्स को डैनियल सी बॉर्ग ने डिस्कवर किया, इसलिए उनके नाम पर एक अलग एलिमेंट बना दिया गया, सी बॉर्गियम। अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट है ये, USA के। ठीक है बच्चों, कुछ कंट्रीज़ के नाम पर एलिमेंट्स भी हमारे पास हैं। इंडिया से इंडियम, अमेरिका से अमेरिशियम, पोलैंड से पोलोनियम, जर्मनी से जर्मेनियम, फ्रांस से फ्रांशियम। कुछ कंट्रीज़ के नाम पर भी होते हैं, कंट्रीज़ के नाम पर भी हैं, और कुछ हमारे पास जो है वो साइंटिस्ट के नेम पर भी हैं। अच्छा, एक ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो मेटल है और गैस है, विच इज़ द ओनली मेटेलिक गैस। इस वक्त यहाँ पर नहीं है, और इनमें से किसी खाली में किसी होगा, पता है उसका नाम क्या है? एनीबडी नोस कि वो कौन सा एलिमेंट है जो कि मेटेलिक गैस है? मेटेलिक गैस दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ एक गैस है, वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया था उसको। नहीं पता? उसका सिंबल हमारे पास होता है Cn, और उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर नेशियम। तो कॉपर नेशियम Cn सिंबल है। इट इज़ द ओनली एलिमेंट विच इज़ अ मेटेलिक गैस। इट इज़ द ओनली एलिमेंट विच इज़ अ मेटेलिक गैस, वरना गैसेज हमेशा नॉन मेटल होती है। वाहिद गैस जो मेटल है वो कॉपर नेशियम है, बट आर्टिफिशियली इसको प्रिपेयर किया गया, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। किसके नाम पर लिखा गया? निकोलस कोपरनिकस के नाम पर। क्या किया था निकोलस कोपरनिकस साहब ने? जीके का सवाल है, बताइए। निकोलस कोपरनिकस नाम सुना है कभी कोपरनिकस का? जोर से बोलो। निकोलस नाम है, निकोलस कोपरनिकस। वो हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट पेश किया था। हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स मतलब पहले जियोसेंट्रिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट था। जियोसेंट्रिक यूनिवर्स मतलब अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स while all the planets are revolving around earth,
यू नो इट इज़ नॉट द ट्रू कॉन्सेप्ट, इट इज़ द फॉल्स कॉन्सेप्ट। तो निकोलस कोपरनिकस साहब ने सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट किया कि एक्चुअली द सन इज़ इन द सेंटर while all the elements are revolving around it। और ये अभी के साइंटिस्ट नहीं है, 600 years बैक इन्होंने ये बात बताई थी, निकोलस कोपरनिकस ने। गैलीलियो ने इन्हीं की बात को आगे बढ़ाया था, गैलीलियो ने, और उसने टेलीस्कोप को बनाने के बाद उसको सही साबित किया था कि कोपरनिकस वॉज राइट। तो दैट्स वाई उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कोपरनिशियम के नाम से एक एलिमेंट डाला गया प्रोडक्ट टेबल। सब बड़े साइंटिस्ट के नाम आते हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर, और नोबेल प्राइज़ तो बहुत साइंटिस्ट को मिला है, बट हर का नाम यहाँ नहीं मिलेगा। बहुत बड़े साइंटिस्ट, रदरफोर्ड, बोहर, आइंस्टाइन, मैडम क्यूरी, इनके नेम जो लेजेंड्स थे साइंस के, उनके नाम, लेजेंड्स के नाम आते हैं उसमें, सिर्फ साइंटिस्ट के नाम नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे 118 डब्बे थे, उसी में डालना था किसी न किसी एलिमेंट। अच्छा, तो मैं एक एक करके एलिमेंट को डिस्कस कर रहा था, तो वापस अब आ जाओ। बेरिलियम का इतना ज़्यादा फंक्शन नहीं है, बस बेरिलियम के बारे में एक बात याद रखें कि जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम मेटल पर स्ट्राइक करवाया था। तो ये इस लिहाज से ये मशहूर है आपके सीन बोर्ड के अंदर, बेरिलियम मेटल पर अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाते हैं तो न्यूट्रॉन से इजेक्ट होता है। चैडविक एक्सपेरिमेंट, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। मैग्नीशियम, यस, बर्न करते हैं, 9th क्लास में आपने उसके प्रैक्टिकल किया होगा। बर्न करने में बहुत तेज़ रोशनी निकलती है, हाई कंबस्टन फ्लेम देता है। यस, सी है कैल्शियम इन द बोन्स, हड्डियों में। स्ट्रॉन्शियम ना याद रखें, बेरियम नो नीड, रेडियम याद कर लें, रेडियम। द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच वॉज डिस्कवर्ड वॉज रेडियम। तो पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ था वो रेडियम था। द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट वॉज रेडियम। और किसने डिस्कवर किया था? मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था अपने हस्बैंड के साथ मिलकर। हस्बैंड का नाम क्या था? पेरी क्यूरी। तो मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी ये दो थे जिन्होंने मिलकर रेडियम को डिस्कवर किया था। मैडम क्यूरी कहाँ पैदा हुई थी? कंट्री या सिटी, कुछ भी बता दो। जीके, पोलैंड। मैडम क्यूरी वॉज बॉर्न इन पोलैंड। पोलैंड का शहर था वॉर्सा, कैपिटल है, तो वॉर्सा में पैदा हुई थी, पोलैंड की सिटी में। बाद में जर्मनी शिफ्ट हो गई थी, अगर आप जर्मनी कह रहे हैं, वो बाद में शिफ्ट हुए थे। पैदाइश उनके पोलैंड की थी, बाद में देन शी शिफ्टेड टू जर्मनी फॉर PhD। तो वहीं पर उनकी शादी हुई पेरी क्यूरी से, रिसर्च पार्टनर थे उनके वो जब उनकी शादी हुई। तो उन्हीं के नाम पर हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्यूरियम, उन्हीं के ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उनको क्यूरियम का एलिमेंट रखा गया। अच्छा, रेडियम के अलावा उन्होंने एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किया, सेकंड। कौन सा था वो? नॉट फ्रेंशियम, इट वॉज दिस। कहा गया? मैं भूल गया। यस, पोलोनियम। पोलोनियम इज द सेकंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इट वॉज मैडम क्यूरी इज द ओनली साइंटिस्ट who got 2 Nobel Prize in 2 different subjects। जीके में बताया था नोबेल प्राइज़ में कि वाहिद साइंटिस्ट है जिन्होंने 2 अलग अलग सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज़ मिला है। फिजिक्स में भी मिला है और केमिस्ट्री में भी मिला है। दुनिया में और कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं है, ना मेल में ना फीमेल में, जिसको 2 अलग अलग सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज़ दिया जाए। शी वॉज द ओनली वन, एंड शी वॉज द ओनली साइंटिस्ट जिनके हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। ओनली हस्बैंड एंड वाइफ कपल एंड बोथ आर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। ठीक है, एंड द ओनली फैमिली जिसमें अम्मी अब्बू के साथ बेटी को भी नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। इनके जो डॉटर थी ना मैडम क्यूरी की, वो भी नोबेल प्राइज़ होल्डर है फिजिक्स में। तो अम्मी अब्बू बेटी तीनों नोबेल प्राइज़ होल्डर है। तो ग्रेट फैमिली इट वॉज, क्यूरी फैमिली जिसको हम कहते हैं साइंस की दुनिया में। तो ज़िंदगी कुर्बान की उन्होंने सिर्फ साइंस के लिए, ठीक है। और आखिरी में मौत भी इनकी कैंसर से हुई थी, रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से। अगर स्टोरी पढ़ना बड़ी इंटरेस्टिंग है मैडम क्यूरी की। अच्छा, तो ये इंटरेस्ट लेकर इस चीज़ को समझो, ये बड़ी चीज़ें काम की हैं। रेडियम के बाद आ जाओ बोरॉन, बी। बोरॉन का ख़ास इतना ज़्यादा तो कोई इस्तेमाल नहीं है। बोरिक एसिड्स बना रहे होते हैं इससे, बोरिक एसिड बनते हैं इससे, बोरिक पाउडर वगैरह। Al एल्यूमिनियम, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। सबसे ज़्यादा जो मेटल है अर्थ क्रस्ट में वो कौन सा है? एल्यूमिनियम। गैलियम, गैलियम के हवाले से याद रखिएगा द मेटल विथ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो गैलियम का होता है। इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है कि हाथ पे ही पिघलना शुरू हो जाता है। हाथ पे रखेंगे ना तो हाथ पे पिघल जाएगा वो गैलियम, इतना ज़्यादा मेल्ट हो जाता है फास्टर। गैलियम। आयन इज इंडियम, नेम्ड आफ्टर इंडिया। थैलियम छोड़ दें। सी फॉर कार्बन, एलिमेंट ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस ये याद रखना है, कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन को पढ़ते हैं और कार्बन को एलिमेंट ऑफ लाइफ कहा जाता है।
ज़िंदगी बनाता है ये एलिमेंट, क्योंकि ज़िंदा चीज़ों के अंदर कार्बन होना ज़रूरी है, जितनी भी ऑर्गेनिक लाइफ है दुनिया में। ऐसा है सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, मेटलॉइड, जो कि आपको पता है पूरी चेन इसमें मेटलॉइड के चलते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये है तो सारे एलिमेंट्स बच्चों, लेकिन यहाँ से बोरॉन से हम क्या करें, अगर बोरॉन से तिरछी लकीर हम खींचें, एक डायगोनल ड्रॉ करें जो कट करते हुए कहाँ तक जाए, एस्टेटिन तक जाए, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट यहाँ कट हो जाते हैं। फिर जर्मेनियम पे एक लाइन डायगोनल कट करें और पोलोनियम तक जाएँ, तो 5 6 7 8 दीज 8 एलिमेंट जो इस ये जो लाइन है ना, 2 रेड लाइन, ये जिन एलिमेंट्स को कट करते हुए जा रही है वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स क्या होते हैं, जिनमें मेटल नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे मेटल सारे कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल सारे डेड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। और ये जो लाइन के अंदर आ गए वो सारे के सारे सेमी कंडक्टर हैं। और सेमी कंडक्टर से क्या किया जाता है, जो सर्किट्स बनाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स, आईसीस वगैरह बनाई जाती हैं। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का दारोमदार इसी पर होता है, सेमी कंडक्टर पर होता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड आगे जाकर लेने वाले हैं या अप्लाइड फिजिक्स लेने वाले हैं तो उनके लिए। बट पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान इन चिप्स को बनाता नहीं है, पाकिस्तान इनको बाहर से मंगवा लेता है वेफरिंग, तो इसलिए आ जाती हैं। क्योंकि आपने चिप जब देखी होगी ना, हर चिप के अंदर ना कुछ नेम लिखे होते हैं, वो सब NEC या जितने भी नेम होते हैं वो सब बाहर की कंट्रीज़ के होते हैं। पाकिस्तान जो है वो चिप की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, IC सब बाहर से मंगवाते हैं, पाकिस्तान असेंबली कर देता है, PCB ऊपर लगा देता है। बट वो इसलिए पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वैल्यू अब वो नहीं रही जो पहले कभी थी, क्योंकि पाकिस्तान बनाता नहीं है चिप्स को। पाकिस्तान बनाएगा तो उसको महंगा पड़ता है, ठीक है, तो इसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि आप एम्बेडेड सिस्टम्स, एम्बेडेड मशीन से बन रहे होते हैं, पाकिस्तान में वो मशीन्स नहीं है एम्बेडेड मशीन्स, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की तरफ जाते नहीं है बच्चे। मतलब है तो प्राइवेट वाले बहुत करा रहे हैं बट कोई करता नहीं है, ठीक। तो ये सिलिकॉन पर बेस करता है इसमें। और सिलिकॉन जहाँ पर एक सेमीकंडक्टर या टेक्नोलॉजी बहुत आगे होती है, उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। जैसे आपने देखा अमेरिका में एक लोकेशन है, इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। अमेरिका में एक जगह सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्यों? बिकॉज सिलिकॉन वैली में सारी बड़ी कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये 3 बड़े टाइकून्स हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया में। एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है और गूगल है, और इन सबके ऑफिस सिलिकॉन वैली में। सिलिकॉन वैली को कहते हैं बिकॉज टेक्नोलॉजिकल सिटी है वो, ठीक है, सिलिकॉन वैली। इस तरह इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली क्या है, बेंगलोर में कंप्यूटर सिटी कहलाता है वो, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर बहुत आगे है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना शायद एक एशियन रीजन भी वहीं बनाया हुआ है, ठीक है, बेंगलोर के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर वैसे ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कोई काम करते ही नहीं है जिससे मशहूरियत हो, ठीक है। तो हंसने की बात नहीं है, अफसोस का मुकाम है, ठीक है। इस वजह से हमारे बच्चे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाते। चलो, तो बेटा मैं क्या बता रहा हूँ कि सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ, सिलिकॉन जर्मेनियम भाई भाई हैं, दोनों डोपिंग के लिए इस्तेमाल करते, दोनों में सेमीकंडक्टर है। SN10, SN स्टैनम कहते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लैटिन नेम से उसका सिंबल आ गया है। आपको पता है सारे सिंबल जो एलिमेंट्स के हैं ना, जो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, क्या नाम था, J.J. बर्जीलियस, जीन जैक्वस बर्जीलियस। तो J.J. बर्जीलियस वॉज अ साइंटिस्ट, इन्होंने सारे सिंबल ऑफ एलिमेंट डिस्कवर किए थे, सारे। अच्छा, इनसे पहले किसका सिंबल चला करता था, बर्जीलियस से पहले? किसी को पता है? सर्कुलर सिंबल्स होते थे, गोल गोल, गोल पे कभी डॉट होता था, कभी गोल पे क्रॉस होता था। किसके सिंबल है पता है? वो जॉन डॉल्टन। तो पहले एलिमेंट्स के सिंबल जॉन डॉल्टन ने बनाए थे, सर्कुलर सिंबल्स। इंटरनेट पर सर्च करोगे मिल जाएंगे। उसके बाद J.J. बर्जीलियस ने आसानी कर दी थी सिंबल्स को अल्फ़ाबेट की सूरत में डालकर। ये बर्जीलियस की कंट्रीब्यूशन थी, एलिमेंट्स को अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट पर लिखना, इससे केमिस्ट्री बड़ी आसान हो गई, ठीक है। तो J.J. बर्जीलियस ने लिख दिया यहाँ पर कि सिंबल ऑफ एलिमेंट बर्जीलियस ने बताया है, साइंटिस्ट का नाम था। नवाज, ठीक है, जाओ। नहीं तो बात समझ में आ रही है सबको क्या चीज़ है? तो एक ही चीज़ बोर्ड है, लेकिन हज़ारों इन्फॉर्मेशन भरी हुई है यहाँ, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था। तो एस, तो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल लैटिन से आया है, लातिनी ज़बान से आया है, जैसे Na है सोडियम, बट Na क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ नेट्रियम। K है तो पोटेशियम, तो K क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ केलियम। और भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे यहाँ पर Sn आ गया, टिन है ना ये, बट Sn क्यों? स्टैनम, लैटिन लैंग्वेज में स्टैनम है, वहाँ से Sn आया, इंग्लिश में टिन है। Pb इंग्लिश में क्या है? लेड है, और लैटिन में है प्लम्बम, प्लम्बम का Pb है ये, ठीक है। तो प्लम्बम लैटिन लैंग्वेज में कहते थे लेड को। पुराने ज़मानों में ना जो रोमन्स थे, रोमन्स लेड की पाइप बनाया करते थे। रोमन्स इज़ एक्चुअली अ नेशन आफ्टर ग्रीक्स,
यूरोप में ग्रीक्स के जाने के बाद रोमन्स का दौर आया था। रोमन्स ने फिर जिसमें जूलियस सीज़र, ऑगस्टस सीज़र, ये इनके बड़े लीडर्स थे जिन्होंने कैलेंडर भी बनाया आपका जूलियन कैलेंडर। तो सुना होगा आपने वो बड़े रोमन एम्पायर्स के बारे में, ग्लैडिएटर्स हुआ करते थे उस दौर में। रोम उस वक्त बड़ा एक सेंटर ऑफ कल्चर था, ठीक है ना। तो रोमन जो थे लीजेंस, रोमन के वॉरियर्स बड़े मतलब बेहतरीन हुआ करते थे। तो ग्रीक्स के बाद रोमन्स आए थे। फिर रोमन्स के बाद रोमन्स को फिर हराया था, बताया था जीके में आपको, बारबेरियंस ने। जो बारबेरियंस है ना, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ भी है पूरी बारबेरियंस उस पर। तो बारबेरियंस ने उनको हरा दिया था। वहशी थे वो, मतलब वहशी कबाइल थे वो, वेंडल्स और बहुत सारे नाम थे उनके। तो वो उन्होंने हरा दिया था। फिर वो यूरोप तारकी में डूब गया था। फिर देन क्रिश्चियनिटी का रिवाइवल वहाँ पर हुआ था, क्रिश्चियनिटी आई थी बाद में, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक वक्त था कि जब रोमन्स का राज था, रोमन्स राज किया करते थे पूरे यूरोप में। जूलियस सीज़र बहुत बड़े बादशाह थे। तो अब क्या हुआ कि जूलियस सीज़र के दौर में या रोमन बादशाहों के दौर में जो पाइप बनते थे ना घरों के, वो बनते थे इससे, लेड से, क्योंकि लेड ज़मीन के अंदर बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है। और आज हमें पता है लेड इज़ टॉक्सिक एलिमेंट, पॉइजनस है, हार्मफुल है। लेड की कोई भी चीज़ इजाज़त नहीं देते हैं बनाने के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड का लेड चैम्बर प्रोसेस रिजेक्ट कर दिया गया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस पे आगे दुनिया, है ना। इस तरह से टेट्राइथाइल लेड जो रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल करते थे, ख़त्म कर दिया गया, सिलिकेट कैटलिस्ट पे आगे दुनिया। बिल्कुल वैसे ही लेड की सारी चीज़ें आज हमने ख़त्म कर दी। पहले के लोगों को क्या पता था कि लेड टॉक्सिक है, तो वो लोग लेड की पाइप्स बनाया करते थे, उसी पाइप्स से जो है पानी की सप्लाई किया करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके रोमन कौमों के अंदर ना जो है वो लेड पॉइजनिंग शुरू हो गई, एक बीमारी लेड पॉइजनिंग, और उसकी वजह से वो पूरी कौम मर गई। तो रोमन्स को हराया, तो हराने की एक तो थे कि उनको बारबेरियन से हराया था, बट वो पहले से ही इस बीमारी का शिकार थे रोमन्स, लेड पॉइजनिंग का। इसकी वजह से वो मर गए सारे। और उसी दौर में जो पाइप थी ना लेड की बना करती थी, वो प्लम्बम पाइप्स थी, और उनको बनाने वाले प्लम्बर कहलाया करते थे। आज पाइप्स लेड की नहीं है, प्लास्टिक की है, बट इनको बनाने वाला आज भी प्लम्बर है। पाइप तो आज लेड की नहीं है, लेकिन जब हम पाइप ख़राब होते तो प्लम्बर को ही बुलाते हैं। प्लम्बर जो नाम आया वो कहाँ से है? प्लम्बम से आया है। ये अब 2000 साल पहले से यही नाम चला रहा है प्लम्बर, ठीक है। जबकि अब तो प्लम्बम की पाइप है ही नहीं, लीड की पाइप है नहीं, वो तो ख़त्म हो गए रोमन्स के बाद से। तो ये प्लम्बर का जो वर्ड है ना वो यहाँ से आया, प्लम्बर का, ठीक है। अच्छा, तो पीबी लेड है, टॉक्सिक एलिमेंट है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। इसके बाद सारे रेडियो एक्टिव है, क्लियर। अच्छा, एन फॉर दिस इज नाइट्रोजन, सॉरी यस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है। पी फॉर फॉस्फोरस। क्या बात याद रखते हैं फॉस्फोरस के बारे में? यस, फॉस्फोरस के बारे में इसके इलेक्ट्रोप्स याद रखना, दो तरह के होते हैं, वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस। दो इलेक्ट्रोप्स इसके, रेड और वाइट। इसमें से जो वाइट फॉस्फोरस होता है ना वो बहुत डेंजरस होता है। उसमें अगर एक बार आग लग जाए तो वो बुझती नहीं है। मतलब उसको आप है ना, जैसे कि आग लग गई, फॉस्फोरस आपने जला दिया, फिर आपने कोई बाउल रख दिया उसके ऊपर, उसको कवर कर दिया, बुझ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको हटाएंगे ना दोबारा आग लग जाएगी उसमें, देखा होगा आपने, बहुत डेंजरस होता है। तो वो नॉर्मली उसमें दिखाते हैं, वो फिर जादू करने के लिए करते हैं ना, थोड़ा सा उंगली में फॉस्फोरस लगा देते हैं, फिर माचिस की लकड़ी करके मारते हैं हम और आग लग जाती है माचिस में। बोले देखो मैंने उसको मार के यूँ करके माचिस जला दी। देखा आपने? देखो बाबा वगैरह होते हैं, यूँ करके करते हैं, आग भड़क जाती है। तो कहते हैं यार बाबा यूँ हाथ मार रहे हैं और आग भड़क जा रही है। तो वो फॉस्फोरस होते हैं, उसके पार्टिकल्स होते हैं, तो बहुत फास्ट चलते हैं, कंबसन होती है। तो वो वाइट फॉस्फोरस होता है। तो फॉस्फोरस के दो इलेक्ट्रोड बड़े मशहूर होते हैं, रेड और वाइट। तो वाइट फॉस्फोरस ज़्यादा कंबस्टन करता है। ऐसे सेलेनियम, सेलेनियम भी एक टॉक्सिक एलिमेंट है, और इसकी थोड़ी सी मिकदार शैम्पू के अंदर मौजूद होती है, जो बालों को कमज़ोर भी करती है। इस वजह से एक्सेसिव शैम्पू यूजेज को मना किया जाता है। मतलब बालों में आप ज़्यादा से ज़्यादा शैम्पू नहीं कर सकते, डेली बेस पर नहीं मना, इसलिए तो कि सेलेनियम होता है उसके अंदर जो नुकसान पहुंचा सकता है, टॉक्सिक टाइप होता है, ठीक है, सेलेनियम। नेक्स्ट टोलोनियम इतना मशहूर नहीं है। पोलोनिया में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सेकंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया था। ओ इज ऑक्सीजन, वाइटल फॉर आवर लाइफ। एस सल्फर, गंधक उर्दू में कहते हैं। सल्फर के बारे में क्या याद करें आप? इसमें वाटर प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी में से कचरा, वो जो गदलापन होता है उसका, मड वगैरह को, वो सैंड को अलग करता है, सेपरेट करता है। अच्छा, नेक्स्ट इज, अच्छा ऑक्सीजन सल्फर यहाँ पे मैं आ गया था, यहाँ से सॉरी। एस आर्सेनिक,
आर्सेनिक इज द मोस्ट टॉक्सिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज़्यादा जहरीला एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में वो आर्सेनिक है, मोस्ट टॉक्सिक, ये याद रख लें। एंटीमनी एसपी, एंटीमनी क्या है? सुरमा, जो आंखों में सुरमा लगाया जाता है ना आंखों में, दैट इज एंटीमनी। एसबी वो भी एलिमेंट है, सुरमा। बीआई बिस्मत, इसका इतना काम नहीं है, बाकी ये सब बता दिए। फ्लोरीन टूथपेस्ट के अंदर है आपके, लेकिन वो फ्लोरीन नहीं होता, फ्लोरीन तो गैस है। यस, फ्लोराइड होता है, सोडियम फ्लोराइड और डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं फ्लोरीन के। Cl is क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में याद रखना है कि ये डिस्कवर किसने किया क्लोरीन को? शैली वॉज द साइंटिस्ट जिसने, शैली ने क्या किया था? क्लोरीन को डिस्कवर किया था। और क्लोरीन को कहा जाता है सैटेनिक एलिमेंट, शैतानी एलिमेंट। वाई इट इज कॉल्ड सैटेनिक एलिमेंट? बिकॉज इससे पॉइजनस गैसेस बनाए जाते हैं विच आर यूज फॉर वारफेयर, जंगों में इस्तेमाल किया जाता है। अब जितने भी पॉइजनस गैसेस देख लें, फॉस्जीन गैस उसमें क्लोरीन होता है, मस्टर्ड गैस देख लें उसमें भी क्लोरीन होता है, टीयर गैस के अंदर भी क्लोरीन होता है। जितने भी पॉइजनस गैसेस होती हैं ना, उन सब में क्लोरीन कहीं ना कहीं होता है, इसलिए उसको सैटेनिक एलिमेंट कहते हैं, शैतानी एलिमेंट कहा जाता है। और ये जो क्लोरीन का वर्ड है वो क्लोरोज से आया। क्लोरोज इज़ अ ग्रीक वर्ड, इसके मतलब होता है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर की गैस होती है इसलिए क्लोरीन कहा जाता है, नेम्ड आफ्टर क्लोरोस। जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर देता है पत्ते को, ठीक है, पढ़ा होगा आप। Br ब्रोमीन। एक बात याद रख लें, ओनली लिक्विड नॉन मेटल, वाहिद लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन है, वाहिद ऐसा मेटल नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में, वो ब्रोमीन है। आई इज आयोडीन। आयोडीन के बारे में सिंपल चीज़ ये है कि नमक के अंदर होता है ये भी, और आयोडीन हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है थायराइड की प्रोडक्शन के लिए। थायराइड ग्लैंड, आयोडीन की कमी अगर बॉडी में हो जाए तो थायराइड मेल फंक्शन हो जाता है, और जब थायराइड मेल फंक्शन होता है तो माल न्यूट्रिशन हो जाती है, फिर वो ग्रोथ रुक जाती है बॉडी की, और ग्वाइटर जैसे डिजीज़ हो जाती है। तो वो आयोडीन बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, थायराइड में, वरना मेल फंक्शनिंग हो जाती है अगर आयोडीन की अगर सही मिकदार में बॉडी में ना जाए तो, ठीक, दैट इज़ आयोडीन। एटी एस्टेटिन। एक बात याद रखना है एस्टेटिन के बारे में, रेयरेस्ट एलिमेंट, रेयरेस्ट, नायाब तरीन। पूरी दुनिया से एस्टेटिन जमा कर लो ना, सिर्फ आधा चम्मच है, इससे ज़्यादा नहीं है। पूरी दुनिया में जितना एस्टेटिन है, मैं दुनिया में 205 कंट्री घूमूँ और एक एक एस्टेटिन का एक कतरा जमा करके सामने रख दूँ तो आधा चम्मच हो जाएगा, इतना रेयर है। इतना कम तो कोई एलिमेंट नहीं है दुनिया में। गोल्ड भी इतना है कि भर दे तो कमरे कमरे भर जाए, लेकिन ये सिर्फ आधा चम्मच है, ठीक है। तो मिलता भी नहीं है इतना एस्टेटिन। यस, नॉन मेटल है, यस, नहीं मेटलॉइड है एस्टेटिन, रेंज में आ रहा है। अच्छा, बाकी नोबल गैसेस हैं एटे ग्रुप के, मतलब जो रिएक्शन नहीं करते, हीलियम जो स्टार्स में सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। एनी नियॉन, नियॉन कहाँ होता है? नियॉन साइन बोर्ड्स के अंदर। नियॉन के साइंस देखे होंगे ना आपने, तो पहले होता था, अब तो शायद नहीं होता। वो जो शादी हॉलों के नाम होते हैं ना, उसमें ट्यूबलाइट जो होती है कलरफुल, सपना लिखा होता है रेड कलर से, देखा है वो ज़्यादातर आपको यही मिलेगा, ब्यूटी पार्लर है तो वो इसी से नियॉन साइन से लिखा होता है, हमेशा दूर से दिख रहा होता है, आप सपना है, पता लग गया। तो बिल्डिंग के ऊपर लगा के रखते हैं, कराची में बहुत जगहों पर है। तो वो जो लिखा होता है ना SAPNA, तो वो सब रेड कलर से जल रहा होता है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड नियॉन साइन, ठीक है। AR आर्गॉन। आर्गॉन 100 वाट के जो बल्ब होता है ना, इनकैंडिसेंट लैम्प, 100 वाट का जो बल्ब होता था, 100 वाट की जो बल्ब, जो अभी भी आपने देखा होगा उसमें बेकरी वगैरह में रखी होती है, उसके अंदर जो गैस होती है वो आर्गॉन होती है, AR। नेक्स्ट इज क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का इतना ज़्यादा कोई काम नहीं है बॉडी के अंदर। अजय क्रिप्टॉन है जो हाइपोथेटिकल क्रिप्टॉन है, सुपरमैन में होता है भाई, वो सुपरमैन के प्लेनेट का नाम है क्रिप्टॉन, वो वहाँ से आया है। और फिर क्रिप्टॉन अगर ग्रीन टाइप का दिखाते हैं कार्टून में, जब वो सुपरमैन के सामने लेकर आता है कोई उसको, तो उसकी ताकत, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो सुपरमैन बोलते हैं उसको दूर करो मुझसे। तो वो क्रिप्टॉन एक हाइपोथेटिकल क्रिप्टॉन है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। जैसा वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड किससे बनी हुई है? कुछ नाम उसका है, वाइब्रेनियम। तो वाइब्रेनियम इज़ नॉट एक्चुअली एलिमेंट, कोई वाइब्रेनियम नहीं है भाई, इस पर उसने अपनी तरफ से हाइपोथेटिकली बनाया कि वाइब्रेनियम से बनी हुई है, कोई तोड़ नहीं सकता उसको। और थोर का तोड़ा किससे बना? मजोलिनिक, नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता। अच्छा, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन भी इतना कोई ख़ास नहीं, रेडॉन के बारे में भी इतना खास नहीं कुछ याद रखिए, ठीक है। हाइड्रोजन ऑन लास्ट एलिमेंट है, क्लियर है। रिप्रेजेंटेटिव सारे बता दें, एक एक बात, ये हर एक बात पर जो मैं बोलूँ इसकी एक बात, इसकी एक बात, MCQs में आ सकती है, कोई भी एक बात।
ठीक है। तो स्टोरी सुनाना मकसद नहीं है आपको, मैं स्टोरी में मैं पढ़ा ही रहा होता हूँ भाई, ये नहीं कि सर बातें कर रहे हैं हमसे, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, मेरा तरीका ही है पढ़ाने का, बातों बातों में सीख जाओ बस। स्कैंडियम मतलब ज़रूरत है इसके लिए। टाइटेनियम के बारे में कह सकते हैं पहले इससे एरोप्लेन्स बनाए जाते थे। फॉर्मरली टाइटेनियम से एरोप्लेन्स बनाए जाते थे। एरोप्लेन की बॉडी शीट, ये मेटल है जो एरोप्लेन की बॉडी बनाने में इस्तेमाल होता था। अब क्या इस्तेमाल होता है? कार्बन फाइबर से इस्तेमाल होता है। वेल डन, किसी बच्चे ने कहा है वो है केवलार। केवलार इज़ द कार्बन फाइबर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एरोप्लेन को बनाने के लिए। लाइट वेट भी होता है और टाइटेनियम से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उसकी। तो अब शीट मेटल अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, टाइटेनियम का दौर चला गया। बोइंग 777 तक इस्तेमाल किया गया। 777 के बाद बोइंग 797 और 800 वाले सीरीज़ में अब इस्तेमाल नहीं करते। बोइंग इज़ द नेम ऑफ कंपनी। 2 कंपनीज एरोप्लेन की जो बनाती हैं, जीके के लिए याद रख लो, एक बोइंग और एक एयरबस, 2 कंट्री। ये एरोप्लेन के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बनाते हैं। बोइंग इज़ अमेरिकन कंपनी, एयरबस इज़ जर्मन कंपनी। बोइंग अमेरिकन कंपनी, एयरबस जर्मन कंपनी, BOING बोइंग। बोइंग की सीरीज़ चलती है 7 करके, 700, 707, 797, 777 लिखा होता है ना, ये बोइंग की सीरीज़ ऐसे चलती है। और जो एयरबस होती है उसकी इस तरह 200 एयरबस 200, 230, 250, 280 ऐसे चलती है। इसमें से एयरबस की डबल डेकर एयरबस ने सबसे पहले डबल डेकर जहाज़ बनाया ना, कौन सा था? 280, एयरबस 280। तो जो 280 था वो डबल डेकर था, मतलब जैसे बसेस होते हैं ना डबल डेकर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर उस तरह का था, तो एयरबस उसको कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, और एयरलाइन अलग चीज़ें होती हैं। एयरलाइन जो जहाज़ को उड़ा रही है, तो PIA के जहाज़ नहीं होते हैं, PIA एयरलाइन है। जहाज़ों के नाम ना जहाज़ के ऊपर लिखे नहीं होते हैं, एयरलाइंस का नाम लिखा होता है। ठीक है, जर्मनी की एयरलाइन कौन सी है? लुफ्थांसा, LUFTHANSA, लुफ्थांसा। थाईलैंड की क्या है? थाई एयरलाइंस। सऊदी अरब के सऊदी एयरलाइंस। UAE की एमिरेट्स बहुत मशहूर है, सब बिगेस्ट एयरलाइन भी दुनिया की एमिरेट्स है फिलहाल। ठीक है, एमिरेट्स एयरलाइन। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ के अलग अलग एयरलाइंस के भी याद होने चाहिए किस कंट्री की कौन सी है। अच्छा, बांग्लादेश की पता है किसी को? बांग्लादेश की विमान एयरलाइन, तो विमान इज ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान की PIA गवर्नमेंट की जो है, बाकी प्राइवेट अलग अलग होती हैं। प्राइवेट में तो एयर ब्लू है पाकिस्तान के अंदर। भोजे एयरलाइन पहले थी लेकिन बंद हो गई, एक्सीडेंट जब उसके साथ पेश आया। और एशिया करके कोई है ना, मतलब जो सुपर शाहीन एयरलाइंस, यस शाहीन एयरलाइंस है। और बाकी शॉन एयरलाइंस हैं, तो छोटे छोटे हैं। तो ये प्राइवेट है, बाकी गवर्नमेंट का याद रखिए करेक्ट। प्राइवेट तो बहुत है, गवर्नमेंट में भी आई है। ठीक है, अच्छा BMW एक कार है। कार में बात करें अगर हम, तो कार बनाने वाले कंपनीज़ में सबसे पहली कार किसने बनाई थी? बताया था आपको, कार्ल बेंज ने, मर्सिडीज़ बेंज के नाम से। अच्छा, BMW भी एक कार है। BMW का लोगो, अगर लोगो आपने BMW का देखा हो ना, वो इस तरह से होता है, लाइक दैट। BMW का लोगो देखें इस तरह से, तो ये असल में जो साइन होता है ना, दिस इज़ द साइन ऑफ अ प्रोपेलर। तो जहाज़ का इंजन होता है ना, उसका साइन होता है। तो BMW पहले जहाज़ के इंजन बनाया करती थी, बुरिकैम मोटर वर्क्स, BMW। वैसे हम कहते हैं बहुत महंगी वाली गाड़ी BMW, B से बहुत, M से महंगी, W से वाली। बहुत महंगी वाली कार क्या है? BMW। लेकिन ये है बुरिकैम मोटर वर्क्स, जर्मन बेस्ड है, तो वो BMW। तो पहले जहाज़ के इंजन बनाती थी, अब बनाती है कार्स। और रॉल्स रॉयस का नाम सुना है? रॉल्स रॉयस, यस। तो इट इज़ आल्सो लग्जरी कार्स होती हैं। रॉल्स रॉयस पहले बनाया करती थी कार्स, अब वो बनाती जहाज़ के इंजन। अब वो कार सिर्फ ऑर्डर पे तैयार करती है, मार्केट में नहीं लेकर आती है। यस, एक बार ऐसा होता है ना कि स्टोरी उसमें थी कि एक बार ऐसा हुआ कि भावलपुर, क्या वो कहानी सुनी होगी, भावलपुर के शायद कोई राजा थे, तो वो चले गए थे वहाँ, लंदन चले गए थे, वहाँ शो लगा हुआ था रोल्स रॉयस का। देख रहे थे तो उन्होंने पूछा एक प्राइस किसी के ना, मालिक से बताओ उसकी प्राइस क्या है। उन्होंने देखा कोई एशिया ने, कोई मतलब एशिया में ही, तो उसको कहा इसके इतने पैसे होंगे, उसको भगा दिया कि जाओ तुम्हारे देखने की चीज़ नहीं है ये। तो वो चले गए वापस वहाँ से, फिर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ हो गए वहाँ पर, और जितनी भी वहाँ पर रोल्स रॉयस खड़ी हुई थी ना, सब खरीद लिए एक साथ। और ख़रीद कर लेकर आए, 4 गाड़ियाँ बहुत सारी खरीदी, इस्तेमाल में रखी, और 4 गाड़ियाँ जो थी ना, उनके आगे पीछे जो है ना झाड़ू लगा दिया,
और उससे जो है ना वो भावलपुर की सड़कें साफ़ करवाएं और तस्वीरों को साइड मतलब भिजवा दी कुछ भी करके कि देखो कि हम तुम्हारे रोल्स रॉयस के साथ अपने सड़क की भावलपुर की झाड़ू लगा रहे थे। भावलपुर के जो स्टेट थी ना बड़ी मतलब प्रॉस्पेरस स्टेट थी। तो रोल्स रॉयस बहुत पुरानी कंपनी, पहले गाड़ियाँ ही बनाती थी, अब जहाज़ के इंजन बनाती है। और BMW पहले बनाती थी जहाज़ के इंजन, अब गाड़ी बनाती है। तो ये रिवर्स है। चलो ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। तो टाइटेनियम पर थे मैं, एरोप्लेन की उससे बात हो रही थी कि एरोप्लेन की बॉडीज़ टाइटेनियम से बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वी, दिस इज़ वनेडियम। तो वेनेडियम से बस याद रखना है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, ये कैटलिस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमियम Cr, क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं इससे, बाइक में क्रोम होता है ना साइलेंसर में चमकाने के लिए उसको, तो दैट इज क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है। Mn इज मैंगनीज, कैटलिस्ट के तौर पे इसका ज़्यादा इस्तेमाल है। Fe आयरन, बहुत इस्तेमाल, स्टील बनाते हैं इससे और लोहे की बहुत चीज़ें। CO कोबाल्ट, मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल करता है, मैग्नेट्स बनते हैं इससे कोबाल्ट से। Ni निकल, निकल की भी प्लेटिंग होती है, छुरी चम्मच काटेज होता है ना कटलरीज, उसमें निकल की प्लेटिंग होती है, देखा होगा ना, वो भी शाइन कर रहे होते हैं। कॉपर, वायर्स बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। जिंक, बैटरी की जो कवरिंग होती है उससे बनाते हैं, जिंक से बनाते हैं। बैटरी के जो है ना, बैटरी आपने देखा होगा तोशिबा सेल वगैरह जो होते हैं, तो सेल के अंदर जो पूरी वो चल रही होती है, अंदर उसकी जैकेट होती है सिल्वर कलर की, तो वो जो सिल्वर कलर की होती है अंदर, वो जिंक होता है असल में, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया जिंक। बाकी एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉल्बिडेनम। मॉल्बिडेनम को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसको याद कर लें। बॉल पॉइंट तो यूज़ करते ही हो, बॉल पॉइंट जो यूज़ करते हैं ना, उसकी जो बॉल है जिससे लिखाती है सब, बॉल पॉइंट में एक बॉल होता है ना फ्रंट पे बिल्कुल, तो बॉल मूव कर रहा होता है इंक को लेकर, अभी देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, वो जो बॉल बनता है वो मॉल्बिडेनम से बनता है, ठीक है। जो बॉल पॉइंट की जो बॉल होती है, जो निप के बिल्कुल किनारे टिप पर होती है, अगर मूव करो ना, मूव भी हो रहा था, वो घूम रहा होता है, दैट इज मॉल्बिडेनम। टेक्नीशियम, रोडेनियम, रोडियम, पैलेडियम। अच्छा ये जो आखिरी ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, निकल, प्लेटियम, ये तीनों एलिमेंट्स हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमें करना पड़ता है इथीन की, अल्कीन्स की, अल्काइंस की, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। Ag सिल्वर है, ज्वेलरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, चांदी जिसको बोलते हैं। अर्जेंटम इसको कहा जाता है, अर्जेंटीना में पहली बार निकला था सिल्वर, दैट्स वाई Ag सिंबल इसका है, अर्जेंटम, ठीक है। Cd कैडमियम, कैडमियम सेल्स होते हैं, सेल्स में इस्तेमाल किया जाता है। L लैंथेनम का इतना काम नहीं। अच्छा W याद कर लें बच्चों, W याद कर रखें। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया यहाँ पर, दैट वाज गैलियम, एंड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन। कितनी होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन की, एनीबॉडी नोस? 3800 डिग्री सेंटीग्रेड, 3800 डिग्री सेंटीग्रेड पर टंगस्टन जाकर मेल्ट होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन की। टंगस्टन से क्या बनाते हैं? बल्ब के फिलामेंट, तो इनकैंडेसेंट लैंप्स हुआ करते थे ना पहले, यस टंगस्टन फिलामेंट वाला, बिल्कुल। तो जो 100 वॉट के बल्ब उसमें इस्तेमाल करते थे, पीली वाली, उसके जो फिलामेंट होती है, यस 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 यस, तो वो टंगस्टन उसको हम कहते हैं। बाकी ऑस्मियम को छोड़ा, इरिडियम पता है व्हाट इज इरिडियम? इरिडियम वैसे तो एस्ट्रॉइड्स में होता है, एस्ट्रॉइड्स मैंने आपको बताया था। इरिडियम मैं बता रहा था कहाँ इस वक्त है, घड़ी की निडल पर रेडियम है, जो वो जब रात में जो शाइन करता है, दैट थिंग। किसी के पास डॉलर के पेन्स होते हैं, अगर आप सब निप, अगर पेन यूज़ करें, फाउंटेन पेन, कोई भी फाउंटेन पेन यूज़ कर रहे हैं कोई, अगर फाउंटेन पेन यूज़ करें, इंक पेन यूज़ कर रहे हैं अगर आप, तो उसमें इंक आप उस पर देखें ज़रा, उसके यस कोई भी यूज़ कर रहा है अगर इंक पेन, तो उस पर जो वो होती है ना, उसकी जो निब होती है वो इरिडियम की बनी होती है, उस पर लिखा हुआ होता है इरिडियम पिन पॉइंट। किसी के पास है तो चेक कर सकते हैं, ख़ासतौर पर डॉलर के जो पेन्स होते हैं, कभी देखें ना जो लंबे निब वाले होते हैं ना, लंबे निब जिसमें होते हैं, अगर किसी के पास है तो चेक करो, उस पर निब पे लिखा होता है, निब पर निब है, लंबी निब है, उसमें देखो लिखा हुआ है तो अच्छी चीज़ है। निब पर हल्का सा बिल्कुल लिखा होता है, इरिडियम पिन पॉइंट लिखा होगा या इरिडियम पॉइंट लिखा होगा। क्या लिखा हुआ है, किसी को दिखा? इरिडियम पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज, दिस इज इरिडियम। जिंदगी भर देखा बट अभी पता लग रहा है यहाँ था, है ना, कितना ही संभाल के एक पेन। बस हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत कम होती है ज़िंदगी में, ऑब्जर्व ही नहीं करते चीज़ों को, चीज़ें कहाँ है। तो इरिडियम से
जो बॉल पॉइंट के जो निप्स है ना वो बनाई जाती है एक्चुअली, ठीक है। बॉल पॉइंट का सॉरी इंक पेन की निप्स, बॉल पॉइंट की निप बनती है मोलिब्डेनम से। पीटी प्लैटिनम है। एक बात याद रखिए, मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल, सबसे महंगा मेटल प्लैटिनम है, मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड, गोल्ड से ज़्यादा एक्सपेंसिव है प्लैटिनम। ओसवाल्ड प्रोसेस के अंदर ऐसा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है उसको, नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे उसमें। एक जो गोल्ड है रॉयल एलिमेंट, रॉयल एलिमेंट कहा जाता है गोल्ड सोना, जिससे हम ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। Hg मर्क्यूरी द लिक्विड मेटल, और मरकरी को थर्मोमीटर को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में मरकरी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बच्चों ये एलिमेंट्स आपने देख लिए, अक्सर एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो कौन सा एलिमेंट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, तो ये पता होना चाहिए आपको एटलीस्ट, इससे MCQs बन सकते हैं। अच्छा, हर ग्रुप के अलग अलग, अब ग्रुप पे आ जाता है वापस, ठीक है। एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिया। तो यूरेनियम यहाँ पर, अच्छा सारे एलिमेंट में अगर आए ना 89, 90, 91, 92, 92 पर आपके पास आता है यूरेनियम। मैंने क्या बताया था, इट इज़ द ओनली, इट्स द लास्ट नेचुरल एलिमेंट। उसके बाद आप जाओगे तो Np मिलेगा आपको, नेपचूनियम, और Pu मिलेगा आपको प्लूटोनियम। अच्छा, नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग सीरीज में, यूरेनियम, नेपचूनियम, प्लूटोनियम, दीज आर द 3 लास्ट प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, यूरेनस, नेपचून, प्लूटो, यूरेनियम, नेपचूनियम, प्लूटोनियम। एक सीरीज पे डाला गया उसको इस तरह। यूरेनियम इज़ द लास्ट नेचुरल एलिमेंट, नेपचूनियम और प्लूटोनियम आर आर्टिफिशियल मैन मेड। यूरेनियम का क्या काम है, एटॉमिक बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब में इस्तेमाल करता है और एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है, प्लूटोनियम इस्तेमाल किया जाता है, और पोलोनियम इस्तेमाल किया जाता है। 3 एलिमेंट्स हैं। पोलोनियम इस्तेमाल करते हैं, PO, यूरेनियम, और ये प्लूटोनियम ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कराची में जो कैनप वाला प्लांट है वहाँ पोलोनियम इस्तेमाल होता है, PO कैनप में, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो पावर जनरेट कर रहा होता है हमारे लिए, कराची के लिए, ठीक है। पोलोनियम वहाँ पर एज अ न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी क्रिएट करने के लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए। और जो चर्नोबाइल इंसिडेंट हुआ था, चर्नोबाइल इंसिडेंट पता है, चर्नोबाइल, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ भी थी चर्नोबाइल के नाम से, नहीं पता? चर्नोबाइल इंसिडेंट, चर्नोबाइल वॉज एक्चुअली अ सिटी इन यूक्रेन। यूक्रेन एक कंट्री है, यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन के अंदर ही थी, बट 1989 में जब सोवियत यूनियन डिज़ोल्व हुई तो वो अलग हो गई यूक्रेन। यस, अभी राइट नाउ अभी भी कुछ उसमें मसले चल गए। तो यूक्रेन में एक सिटी था जिसका नाम था चर्नोबाइल। चर्नोबाइल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, चर्नोबाइल इंसिडेंट, ठीक है। तो 30 ईयर्स एलैप्स होते ही, 30 ने 40 ईयर्स हो गए उसको वाकई को। उसमें चर्नोबाइल इंसिडेंट में क्या हुआ था कि जो कंप्लीट जो है ना वो धमाके से पूरा ब्लास्ट हो गया था। चर्नोबाइल में एक वो था एटॉमिक रिएक्टर था, वो ब्लास्ट हो गया था, हादसा पेश आया था और बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज़ वहाँ पर हुई थी। वो पोलोनियम वाला ही रिएक्टर था और उसके बाद तमाम तरफ रेडियो एक्टिविटी फैल गई थी उसकी। और अभी पूरे चर्नोबाइल को, इसी को घोस्ट सिटी कहा जाता है, घोस्ट टाउन कहते हैं, क्योंकि अगर आप चर्नोबाइल में जाने की इजाज़त किसी को नहीं है उसके अंदर, चारों तरफ पैक किया गया है चर्नोबाइल में, गवर्नमेंट की तरफ से मना है, उस शहर में आप नहीं जा सकते। जबकि उस शहर के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी, घर, गाड़ियाँ, बंगले, रिक्शे, सारे सामान, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स सब है वहाँ पर, लेकिन अंदर कोई नहीं जा सकता। डैट इज़ अ घोस्ट टाउन जिसको हम कहते हैं, कि मतलब कि वो पूरा खाली है वो रेडिएशंस की वजह से, बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस लाइंग देयर, एंड 44,000 ईयर्स तक वो रेडिएशन वहाँ पर रहेंगे। तो बाहर लिखा हुआ है मतलब उस रशियन लैंग्वेज में कि दिस सिटी विल बी ओपन फॉर विजिटर्स आफ्टर 44,000 ईयर्स। ये शहर 44,000 सालों के बाद आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा। या सूट पहन के जाते हैं अंदर जब भी जाते हैं। यस यस, यू आर राइट। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है जो है जीके के लिए आपके पास है। चर्नोबाइल इंसिडेंट कहते हैं, पढ़ना है इसके बारे में भी, CHERNOBIL, चर्नोबाइल। नहीं पढ़ना तो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है पूरी चर्नोबाइल की, 5 एपिसोड की, इस पर वो देख लेना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब हिस्टोरिकली मैं देखता हूँ उस सीरीज़ को, तो चीज़ें और समझ में आती हैं, मज़ा आता है बताने में। अच्छा, नाउ लिसन, अब क्या है कि हर ग्रुप्स के अपने अपने नेम्स हैं। जैसे ग्रुप 1 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, बिकॉज दे ऑल आर मेटल्स एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का मामला चैप्टर अभी तो 1 कर रहे हैं, 2 में बता दूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन 1A में भी आ सकता है, 4A में भी आ सकता है और 7A में भी आ सकता है। वो उसकी बड़ी एक अजीब सी कॉन्ट्रोवर्शियल सी पोजीशन है। तो हाइड्रोजन को हटा दो तो सारे मेटल्स हैं। तो अल्कली का क्या मतलब होता है,
व्हाट डू यू मीन बाय अल्कली? बेस फॉर्मर, यस। इन सबको पानी में डालोगे ना तो बेस बनेगा। सोडियम को पानी में डालो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम को वाटर में ऐड करें KOH, तो ये सब बेस फॉर्मर्स हैं, ठीक है। दे ऑल आर बेस फॉर्मर्स, दैट्स व्हाई दे आर अल्कली मेटल्स। सेट 2 है अल्कलीन अर्थ मेटल्स। दे आर ऑल्सो बेस फॉर्मर्स, बट वाई दे आर कॉल्ड अर्थ मेटल्स? बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन के अंदर से उनको निकाला जाता है, तो अल्कलीन अर्थ मेटल्स, ठीक है। बाकी 3 है 4 है कि बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस। इनके किसको ग्रुप 1 में किसको रिजॉल्व करेंगे? पोटेशियम क्या? रुबिडियम, यस। रुबिडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, सीजियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ बेस। बनाया नहीं है कभी, बट बन सकता है, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली सिमिलर होते हैं। केमिकली सिमिलर है तभी एक ग्रुप के अंदर आ रहे हैं ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सारे सेम देंगे, कोई अलग नहीं देगा, सिवाय एक के। और वो कौन है? 7 पीरियड वाले। हाइड्रोजन को भी हटा दें अगर, तो आखिरी वाला भी, क्योंकि आखिरी के जो एलिमेंट्स हैं ना रेडियो एक्टिव है, इनकी प्रॉपर्टीज़ बड़ी अलग होती है। लास्ट पीरियड वाले तो उनकी प्रॉपर्टी पहले से मैच नहीं कर रही होती, उनको पढ़ते भी नहीं हम, जैसे फ्रांशियम, रेडियम, एक्टिनम, इन सबको नहीं पढ़ा जाता। स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिसिटी और एसिडिटी कैरेक्टर आप याद कर लो। टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम जब भी जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। टॉप से बॉटम, अगर टॉप से बॉटम जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग है लिथियम हाइड्रोक्साइड, उससे फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से टॉप से बॉटम बेसिसिटी डिक्रीज होती है, बेसिक कैरेक्टर। अच्छा, फिर बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। अच्छा, इसी नाइट्रोजन फैमिली को एक और नाम हम कह सकते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं पिक्टोजेंस। इनको पिक्टोजेंस भी कहा जाता है 5A को, और इसी 6A को एक और नाम दे देते हैं, इन्हीं को कहा जाता है चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस 6A ग्रुप को। 7A ग्रुप जो हैलोजेन, 7A ग्रुप को बस हैलोजेंस कहते हैं। हैलो मीन्स सॉल्ट एंड जेंस मीन्स फॉर्मर, बिकॉज ये सॉल्ट प्रोड्यूसिंग होते हैं, दैट्स वन को हैलोजेंस कहा जाता है, दे आर नोन एज हैलोजेंस, ठीक है। अच्छा, 8A ग्रुप को क्या कहते हैं? नोबल गैसेस, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्शन नहीं करते। नोबल गैसेस भी कह सकते हैं, इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं, जगह नहीं है लिखने की, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि नोबल गैसेस भी कहा जा सकता है, और इन्हीं को क्या कहा जा सकता है? इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। और इन्हीं को कहा जा सकता है नॉन रिएक्टिव गैसेस। और इन्हीं को एक और देखो, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, 0 ग्रुप भी कहा जाता है। वैलेंसी, यस, वैलेंसी 0 है, दैट्स वाई। यस, रिएक्शंस, यस, यू आर ग्रेट क्वेश्चन यू हैव डन। बट जब हम रिएक्शन बोल रहे होते हैं ना बच्चों, तो जनरली हम बोल रहे होते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, दे आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा होता है। रिएक्शन एक और तरह का भी होता है, दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का अमल दखल नहीं है, न्यूक्लियस का अमल दखल है। वहाँ पर हीलियम भी रिएक्शन कर सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि वो डाल्टन्स की थ्योरी को भी फेल करता है। जो डाल्टन क्या बोलता है, जब एक रिएक्शन होता है, वो 9 में आपने पढ़ा होगा, डाल्टन्स के मेन पॉइंट एटॉमिक थ्योरी का है कि केमिकल रिएक्शन इज ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड एटम्स देमसेल्व्स आर नॉट चेंज्ड। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एलिमेंट्स की रीअरेंजमेंट होती है, एटम के अंदर तब्दीली वाकई नहीं होती। रिएक्टेंट में जो एलिमेंट होता है, प्रोडक्ट में वही एलिमेंट होते हैं, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं है। रिएक्टेंट में क्या है? हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में क्या है? हीलियम। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें न्यूक्लियस पूरा चेंज हो जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, इसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है, जैसे सन के अंदर पॉसिबल है ये, ठीक है। तो वहाँ हो सकता है, बट हीलियम एज अ केमिकल रिएक्शन किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता। आप दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। एज एन एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन कर सकते हैं हीलियम, और कुछ कंपाउंड बना सकता है, फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, इसके न्यूक्लियस जुड़कर कार्बन बना सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटी स्टार के अंदर सिर्फ है, हम नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा, तो ये मैं आपको, अच्छा, वैलेंसी का एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, और क्योंकि आपको पता है ग्रुप नंबर जो है ना, ग्रुप नंबर क्या बताता है? ग्रुप नंबर टेल्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको बताते हैं ग्रुप नंबर। किसी भी एटम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दिस इज टोल्ड बाय ग्रुप नंबर। जैसे इन सब के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इनके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके लास्ट सेल में 3, 4, 5, 6, 7, 8। ग्रुप नंबर टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, ठीक है। ऐसा ही है, मैं बताया था मैंने आपको। चलो वैलेंसी बता देता हूँ, बस वैलेंसी आखिरी चीज़ बता देता हूँ।
कि वैलेंसी किसे कहते हैं? दिस इज द वैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है या देना पड़ता है उसको वैलेंसी कहते हैं। दिस विल बी कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, तो अब वैलेंसी किस तरह से बताई जा सकती है किसी भी एलिमेंट की? हाउ द वैलेंसी कैन बी फाइंड। जैसे ग्रुप 1 है, इनके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। ये 2 काम कर सकते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे या तो 7 ले लेंगे। तो ज़्यादा आसान होता है 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इनकी वैलेंसी होती है +1। इनके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है सबके, क्योंकि 2A ग्रुप के एलिमेंट है। अब या तो ये 2 देंगे या तो 6 ले लेंगे। ज़्यादा इजी क्या है इनके लिए? 2 इलेक्ट्रॉन देना, तो 2 इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये +2 वैलेंसी इन सबकी आती है। 3 लास्ट सेल में इनके 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो ये क्या कर सकते हैं? 3 दे देंगे तो +3 वैलेंसी। इनके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 ले भी सकते हैं, 4 दे भी सकते हैं, तो इनकी वैलेंसी +- और शेयरिंग कर रहे हो तो नॉर्मली तो +-4 वैलेंसी इनकी हो जाती है। 5A ग्रुप 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? -3। 6A ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? -2। 7 ग्रुप क्या करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? -1। 8 वाले क्या करेंगे लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए? पहले ही 8 है तो कुछ नहीं करेंगे, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। दैट्स वाई 0 ग्रुप उनको कहा जाता है। यस बिल्कुल, चूँकि हमें पता है जब हम एटॉमिक बात करते हैं एनर्जेशन पोटेंशियल की, तो फ्रांशियम कैन ईजिली लॉस इलेक्ट्रॉन वाइल फ्लोरीन कैन ईजिली गेट इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई के जो है वो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन करेंगे आपसे। क्लियर है बात समझ आ गई सारी? ब्लॉक्स बता दूँ, SPDF। ठीक है, अब आखिरी कुछ क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो आप कर लें। 4 ब्लॉक्स हैं प्रोडक्ट टेबल में, SPDF। ठीक है, सो 1A 2A, तो दिस इज S ब्लॉक। 3A से लेकर 7A तक ये सारे हमारे पास है P ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस इज P ब्लॉक। ये जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है दीज आर द D ब्लॉक एलिमेंट्स। बल नीचे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, दीज आर F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 2 सीरीज़ है, एक लेंथेनाइट सीरीज़ है, एक एक्टिनाइट सीरीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप उससे पूछेंगे ना कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी, तो फिर नेक्स्ट कल की क्लास में हम उसको देख लेते हैं। वो अलग टॉपिक है पूरा। जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो, NS1 NS2 N-1D, ये एक बड़ा टॉपिक है। कल जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले सीखनी पड़ेगी, देन उसके बाद फिर हम वो कर लेंगे। वो अभी यहाँ का आज का टॉपिक नहीं है मेरा ये। वो जो आप कह रहे हो ना जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2 NP2 ये वाली बात कर रहे हो, वो एक अलग टॉपिक है, वो उसके लिए कल हम डिस्कस करेंगे। आज एक बेसिक लेक्चर मैंने डिस्कस किया प्रोडक्ट टेबल के इंट्रोडक्शन। ट्रांजिशन, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन में होते हैं, मतलब लोअर से हायर और हायर से लोअर जंप कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है भाई, काफ़ी आज के लिए लेक्चर इतना ये वाला।